नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का टॉपिक है हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस। अभी जो इस टाइम वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है, लाइक यूक्रेन हो गया एंड रशिया हो गया, वहाँ पर इमरजेंसी घोषित कर रखी है, यानी कि वहाँ के प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी लागू कर रखी है अपनी कंट्री में। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हम लोगों को इमरजेंसी अगर हमारी कंट्री में लगानी पड़ जाए, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है इमरजेंसी को लेके, आज की क्लास में हम इसको डिटेल में समझेंगे। और आगे की 2-3 क्लासेस सिर्फ और हम इमरजेंसी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इससे बिल्कुल आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या क्या हो सकता है अगर इमरजेंसी लगाते हैं तो अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो ये पार्ट 18 में दे रखा है, यानी कि पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है इमरजेंसी के बारे में। और इसमें काफ़ी आर्टिकल्स दे रखे हैं, 352, 356 एंड 360। तो उन सबको भी हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। बट दोस्तों, जो रैशनल है, यानी कि जो रीज़न है इमरजेंसी प्रोविजंस को हमारे संविधान में डालने का, वो ये है कि हमारे देश पे कोई भी अगर आँच आती है, देश की इंटीग्रिटी, देश की यूनिटी, देश की सिक्योरिटी, देश की सॉवरेनिटी, जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर इनमें से किसी पे भी आँच आती है, कहीं भी दिक्कत होती है, तो हम इन प्रोविजंस को यूज़ करके इनको बचाते हैं। अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट होता है तो हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस लगाते हैं टू डील विद दैट इमरजेंसी सिचुएशंस। इंटीग्रिटी, यूनिटी, सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो भारत की एकता, संप्रभुता, अखंडता एवं सुरक्षा को लेकर अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो हम लोग इमरजेंसी प्रोविजंस का यूज़ करते हैं। इसमें इमरजेंसी में क्या होता है दोस्तों, वैसे हमारी जो कंट्री है फेडरल स्ट्रक्चर पे काम करती है। फेडरल का मतलब क्या हुआ, यूनियन लेवल पे अलग गवर्नमेंट है, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड हर एक स्टेट में अपनी एक स्टेट गवर्नमेंट भी है। फिर उसके बाद एक नीचे पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ये सब भी होता है। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है एक तरह से कि यूनियन पे अलग गवर्नमेंट, स्टेट पे अलग गवर्नमेंट। बट अगर इमरजेंसी प्रोविजंस लागू होते हैं तो सेंटर जो होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर चली जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर चली जाती है, एंड जो स्टेट्स होते हैं ये डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाते हैं सेंटर के। इसका मतलब क्या हुआ कि अब स्टेट अपनी मर्जी से मेजर डिसीजंस नहीं ले सकते, सेंटर डिसीजन लेंगे जो भी मेजर डिसीजंस लेने होंगे हमारे देश में, हमारे किसी भी राज्य के अंदर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस। वरना तो आप देखते हैं कि हर स्टेट अपना एक अलग कानून बनाता है और ये सब जो भी सबकी अलग विधानसभा है। बट इमरजेंसी में पार्लियामेंट के पास सारी पावर आ जाती है, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है फिर जो भी काम करना होता है। तो यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर था पहले तो कि सेंटर अलग स्टेट अलग, बट जैसे ही हमारा इमरजेंसी घोषित होता है हम यूनिटरी फॉर्मेट में आ जाते हैं। यूनिटरी मतलब सेंटर के पास पावर आ जाती है। फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी स्ट्रक्चर, फ्रॉम फेडरल टू यूनिटरी। और ये बहुत ही खास प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप बाकी देशों को देखेंगे, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ का अगर फेडरलिज्म है तो बिल्कुल रिजिड फेडरलिज्म है, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि कब जब मन चाहे यूनिटरी बन जाए। हमारा क्या हमारे देश में क्या होता है कि नॉर्मल सिचुएशन, अभी जैसे हमारी नॉर्मल कंडीशन है, इसमें हम लोग एज अ फेडरल गवर्नमेंट एज अ फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, और जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है यूनिटरी फॉर्म को ले लेते हैं ताकि कि सेंटर के पास सारी पावर आ जाए। और ये प्रोविज़न इसलिए है कि मतलब अगर सेंटर के पास पावर ना दें तो फिर फैसला कैसे लेंगे। मान लो अगर कुछ भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उनको बार बार अपना भेजना पड़ेगा स्टेट के पास, स्टेट ये रूल लगाना है, वो लगाना है। बट अगर डायरेक्ट पावर सेंटर को दे देते हैं तो डिसीजन लेने में आसानी होती है, टाइम वेस्ट कम होता है, जो भी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वरना फालतू की, वो ख़त्म हो जाती है। इमरजेंसी लगाते ही सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। और वो क्या क्या पावर होती है, क्या क्या इमरजेंसी के इम्पैक्ट होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो एक आर्टिकल संविधान में दे रखा है, दैट इज़ आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 365 क्या बोलता है, सॉरी 355 ये क्या बोलता है, ये कहता है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द
यूनियन, यूनियन का मतलब क्या हुआ, जो सेंटर पे है गवर्नमेंट, यानी मोदी जी इस टाइम मोदी जी हैं सेंटर पे, तो मोदी जी की ड्यूटी है एक तरह से ये टू प्रोटेक्ट द कंट्री, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इसमें लिखा है कि यूनियन की ड्यूटी है, आर्टिकल 355 में साफ साफ लिखा है कि यूनियन की ड्यूटी। और दूसरा क्लॉज क्या है, दूसरा क्लॉज ये है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट को देखना है कि हमारा देश प्रोटेक्टेड है कि नहीं, और दूसरा उनको ये भी चेक करना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं सारी की सारी, यूपी, बिहार, केरला, तमिलनाडु, स्टेट गवर्नमेंट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि वो संविधान के हिसाब से अपनी सरकार चलाएं, अपने राज्य को चलाएं। अगर वो कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो संविधान के खिलाफ है, तो उस टाइम पे इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट दैट थिंग, यानी कि फिर वो इस सिचुएशन में इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये आर्टिकल 355 में लिखा है कि ड्यूटी है यूनियन गवर्नमेंट की, तभी वो लोग इमरजेंसी लगाते भी हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ही यूनियन को पावर दे रखी है कि आप लोगों को दो चीज़ देखनी है। पहला कि अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करके रखना है, यानी कि टू प्रोटेक्ट द कंट्री मीन्स इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी एंड ऑल दैट थिंग, एंड सेकेंड इज स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही है कि नहीं, ये भी यूनियन गवर्नमेंट को ही चेक करना होता है। एल्स अगर वो स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी ऐसा काम करेंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो वहाँ पर इमरजेंसी लगा दी जाती है ताकि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सारा काम हो सके। और जो हमने जो इमरजेंसी प्रोविज़न अपना बोरो किया है, ये जर्मनी से किया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। वेमर्स रिपब्लिक बोलते हैं उनको, बट जर्मनी आप लोगों ने सुना होगा। जर्मनी से हमने अपने इमरजेंसी प्रोविजंस को बोरो किया है। इसमें 3 आर्टिकल मैंने आपसे बोले थे स्टार्टिंग में, 352, 356 एंड 360। तो अभी हम 352 को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 352 सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है अगर हम बात करें इमरजेंसी की। यही है जो मैडम इंदिरा गांधी ने 1975 में इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगाई थी 25 जून 1975 में। तो आर्टिकल 352 क्या कहता है? आर्टिकल 352 कहता है अगर हमारे देश पे कुछ भी मीन्स सिक्योरिटी को लेके थ्रेट होता है, एनी थ्रेट टू इट सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, तो प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी। नेशनल वर्ड इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको सिंपल बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, शॉर्ट फॉर्म में इमरजेंसी। सिर्फ ये वर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। नेशनल इमरजेंसी वर्ड इज नॉट गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई भी हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट होता है तो राष्ट्रपति महोदय प्रोक्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी को। इसका मतलब यही है आर्टिकल 352 को यूज़ करके वो हमारे देश में इमरजेंसी लगवा सकते हैं, जैसे कि मैडम इंदिरा गांधी ने किया था 1975 में। बट इसके 3 ग्राउंड हैं कि हम किस बेसिस पे लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। मैं नेशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फेमस ये इसी नाम से है, बाकी इसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। सिर्फ जो वर्ड दे रखा है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। बट हम नेशनल का यूज़ बार बार करेंगे क्योंकि यही वर्ड कॉमन है जो हमारी आम जनता जानती है। 352 फेमस ही नेशनल इमरजेंसी के नाम से है, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में दोस्तों 3 चीज़ें दे रखी हैं। पहला कि इफ़ देयर इज़ अ वॉर लाइक सिचुएशन है, या अगर हमारा आपस में आस पड़ोस की कंट्री से किसी से वॉर चल रहा है। वॉर चलने का मतलब जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, तो अगर वैसी कोई सिचुएशन है तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर सकते हैं। सेकेंड इज एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर में ये डिफरेंस है। वॉर में क्या है कि लाइक डायरेक्ट वही जो टैंकर, हेलीकॉप्टर, ये सब तोप वगैरह चलने स्टार्ट हो गए। एक्सटर्नल एग्रेशन आप कह सकते हैं लाइक जैसे बॉर्डर पे थोड़ा बहुत डिस्प्यूट चलता रहता है लाइक चाइना से हमारा, तो उस सिचुएशन में भी हम लोग इस इमरजेंसी का यूज़ कर सकते हैं 352 का। और थर्ड इज, इसमें 2 वर्ड है, एक है इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन। मैं आपको दोनों बताऊंगा, अभी मैं यहाँ पर फ़िलहाल के लिए लिख रहा हूँ
इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि ओरिजिनली दिया गया था संविधान में हमारे, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसको बाद में हटा के आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। बट स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था तो पहला था कंडीशन वॉर, अगर हमारे देश में वॉर हो रहा है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड इज एक्सटर्नल अग्रेशन एंड थर्ड इज इंटरनल डिस्टर्बेंस। जो मैडम इंदिरा गांधी ने यूज़ किया था 1975 में, दैट इज़ इंटरनल, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ इंटरनल डिस्टर्बेंस मीन्स उन्होंने क्या ऐसा क्या किया था जो मतलब क्या ज़रूरत आन पड़ी थी उन्होंने इस इमरजेंसी का यूज़ किया था। इंटरनल डिस्टर्बेंस दोस्तों एक ऐसा वर्ड है जो कि काफ़ी सब्जेक्टिव है नेचर में। इसका मतलब अलग अलग लोग इसका अलग अलग मीनिंग बताएंगे आपको कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हमें कुछ भी हो सकती है, नोक झोंक हो गई, हल्की फुल्की लड़ाई हो गई। एक इंटरनल का मतलब कि आपस में इंडिया के अंदर ही। तो इंटरनल लाइक इन भारत का नक्शा इस टाइप का कुछ नीचे का साउथ वाला पार्ट मैंने बना दिया। इंटरनल का मतलब बाउंड्री है सपोज इंडिया की, तो इसके अंदर जो भी हो रहा है दैट इज इंटरनल। अब क्या हुआ था 1975, यानी मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ आपको, 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक हमारे देश में इमरजेंसी चली थी। इस टाइम क्या हुआ था कि मैडम इंदिरा गांधी के खिलाफ काफ़ी नारेबाजी हो रही थी और मतलब उनको बोला जाता था सिंहासन छोड़ो, सिंहासन छोड़ो, मतलब अपनी गद्दी से हटो, रिज़ाइन करो पीएम पोस्ट से, क्योंकि उस टाइम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मैडम इंदिरा गांधी को गिल्टी पाया था इलेक्शन में मैनिपुलेशन करने के लिए थोड़ा सा। तो इलेक्शन में मैनिपुलेशन को लेकर फिर बाकी जो अपोजिट में पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने रैलियाँ स्टार्ट कर दी कि इंदिरा गांधी रिज़ाइन करो। तो इनको एक तरह से थोड़ा आप कह सकते हैं डर लगने लगा कि जनता को जागरूक कर रही है पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में रहते हैं, कि सबको पता चल रहा है एक तरह से कि इन्होंने कुछ मैनिपुलेशन करा था, तो इनको थोड़ा सा डर लगने लगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्ट पास किया, एक एक्ट पास किया दैट इज़ मीसा, MISA, इसकी फुल फॉर्म है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। आप इस शब्द से ही समझ सकते हैं कि मेंटेनेंस क्या करना है, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसका मतलब इन्होंने क्या किया, इसमें इनका इंदिरा गांधी जी की मतलब जो मर्जी करा, जिसका मन किया उसको उठा के इन्होंने जेल में डाल दिया। बहुत बड़े बड़े नेता उस टाइम पे जो थे हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी जी को इन्होंने जेल में डाल दिया, फिर राज नारायण, जयप्रकाश नारायण। तो ये जयप्रकाश जिसको लोकनायक भी कहा जाता है, लोकनायक ऑफ इंडिया जयप्रकाश जी को, राज नारायण जो कि बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर थे उस टाइम पे, अटल बिहारी, ऐसे बड़े बड़े इन्होंने नेताओं को उठा के इस एक्ट के तहत जेल के अंदर डाल दिया। बिकॉज क्योंकि ये सब लोग रैली कर रहे थे मैडम इंदिरा गांधी के खिलाफ। और मीसा या इन्होंने लालू यादव जी को भी जेल में डाल दिया था, लालू यादव। तो लालू यादव जी ने क्या किया, उन्होंने इस एक्ट को इतना उनके दिल पे ले गए उस एक्ट को कि उन्होंने अपनी बिटिया का नाम ही यही रख दिया, अपनी बेटी का नाम मीसा भारती रख दिया। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया, क्योंकि उनको मीसा एक्ट के तहत जेल में डाला था। तो उन्होंने बोला कि मैं इस एक्ट को कभी भूल ही नहीं सकता। इतना एक तरह से ब्लैक डे था डेमोक्रेसी में हमारे, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन था कि बिना किसी रीज़न के उठा के जेल में डाल दिया, बस एक एक्ट पास किया। और इसी डर से जब उनकी रैलियां चल रही थी राज नारायण जी की 1975 में जब रैली कर रहे थे राज नारायण जी, तो इंदिरा गांधी जी को डर लगने लगा। तो जैसे ही इनको डर लगने लगा, यानी कि सत्ता खोने का डर, आपको पता ही क्या होता है, उनको लगा कि आप मेरे को पीएम पद से हटा देंगे, पीएम की कुर्सी छीन लेंगे। तो वो चुपचाप गई राष्ट्रपति महोदय के पास, जो कि थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब, फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब के पास गई। उन्होंने बोला, राष्ट्रपति जी हमारे देश में बगावत करवा रहे हैं राज नारायण जी, कृपया करके नेशनल इमरजेंसी
घोषित करिए अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इतना डर लग गया था उनको कि मतलब हमारी पीएम की कुर्सी अब छीन लेंगे ये लोग, तो उन्होंने, क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा किया था, क्योंकि इस टाइम पे एक्सेप्शन होता है कि पार्लियामेंट को एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट होती है वो अपनी एक्सटेंड कर सकते हैं जो भी उनके टर्म में, सपोज 5 साल के लिए गवर्नमेंट है उसको एक्सटेंड करते रहते हैं बार बार एक साल के लिए। तो उनको इतना डर लगा कि उन्होंने बोला कि राजनारायण जी बगावत करवा रहे हैं हमारे देश में, इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो अभी मैंने आपको वर्ड बताया था, तीसरा पॉइंट इंटरनल डिस्टर्बेंस, उन्होंने बोला कि ये हो रही है हमारे देश में, ये दंगा करवा रहे हैं राजनारायण जी, कृपया करके नेशनल इमरजेंसी लगाइए। तो क्या हुआ, अली अहमद साहब ने बोला मैडम इंदिरा गांधी आप अकेले बोल रही हैं, हमें कैबिनेट की परमिशन कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि आई एम द कैप्टन ऑफ द शिप, यानी कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर हुआ, मेरी कैबिनेट तो हाँ बोले ही। तो उन्होंने मैडम की बात मान के प्रेसिडेंट साहब ने प्रोक्लेम कर लिया नेशनल इमरजेंसी को। तो 25 जून 1975 को हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई, जो कि लगभग 2 साल के लिए लगाई गई, 21 मार्च 1977 तक। तो ये था बैकग्राउंड इनका कि हमारे देश में कब लगी। तो जैसे ही इमरजेंसी हटी 21 मार्च 1977, जैसे ही इमरजेंसी हटी दोस्तों, फिर क्या हुआ, जनरल इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस हुए तो क्या हुआ, मैडम इंदिरा गांधी इलेक्शन हार गई, क्योंकि लोगों को भी समझ आ गया कि इन्होंने जो इमरजेंसी लगाई अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगाई, किसी देश हित में नहीं लगाई। तो जैसे ही इलेक्शन हुए गवर्नमेंट बदल गई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी हेडेड बाय मोरारजी देसाई साहब, मोरारजी देसाई साहब की सरकार आ गई। इंदिरा गांधी इतनी बुरी तरह इलेक्शन में हारी कि उनको बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी कि मेरे को अपनी गलती का पछतावा है। फिर उसके बाद मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के बाद इंदिरा गांधी जी को वापस से इलेक्शन में जिताया गया था, क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांग ली थी एक तरह से। पहले बहुत इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता था, जनता को ब्रेन वॉश करना एक तरह से आप कह सकते हैं। तो जैसे ही इनकी सरकार आई, इन्होंने सारे प्रोविजंस बदल दिए जो भी मिसयूज़ किए थे इंदिरा गांधी जी ने 1975 की इमरजेंसी पे। इन्होंने लेकर आ गया अपना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। अभी हम इस अमेंडमेंट के तहत पढ़ेंगे कि इन्होंने काफ़ी कुछ चेंज कर दिया। इतने मतलब जो भी मिसयूज़ करती थी मैडम उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी, उस सारे के सारे प्रोविजंस में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस लेकर आ गए, और स्ट्रिक्टनेस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो गया, अब इतना आसान नहीं है उनको मिसयूज़ करना। इस मतलब आर्टिकल 352 को मिसयूज़ करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने एक प्रोविज़न ऐड कर दिया दैट नेशनल इमरजेंसी, यानी जो प्रेसिडेंट साहब 352 के साथ 352 के तहत इस्तेमाल करते थे इमरजेंसी को। पहले क्या था, प्राइम मिनिस्टर यानी इंदिरा गांधी जी ने बोला, उन्होंने प्रोक्लेम करके साइन कर दिया अपना। बट 1978 यानी कि जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें इन्होंने एक प्रोविजन ऐड कर दिया कि ओनली ऑन द रिटन एडवाइस, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, रिटन एडवाइस। और जो शब्द कैबिनेट है पहली बार इस्तेमाल भी हमारे देश में पहली बार 1978 में किया गया था, जब हमारा 44वां संशोधन किया गया था संविधान के अंदर। ओनली ऑन द रिटन एडवाइस, यानी कि अब जब तक पूरी की पूरी कैबिनेट मिनिस्टर साइन करके नहीं देंगे, सिग्नेचर करके नहीं देंगे, तब तक नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोविज़न ऐड कर दिया इन्होंने। और इसने काफ़ी चेंजेस किए थे। लाइक जब इंदिरा गांधी जी थी वो लेकर आई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें इन्होंने काफ़ी मिसयूज़ किया था, और जो भी इन्होंने इसमें गलतियाँ की थी इस 44 ने उसको सही किया था। सपोज़ फॉर एग्जांपल एक 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें इन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी, सपोज़ वॉर था, एक्सटर्नल एग्रेशन था,
एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस था। तो अगर सपोज वॉर पे हमारे देश में इमरजेंसी चल रही है, जो कि उस टाइम असली में चल रही थी, हमारा जो चाइना एंड पाकिस्तान का उस टाइम पे वॉर होता था, तो उस टाइम पे इमरजेंसी हमारे ऑलरेडी एक चल रही थी, बट इनको एक इमरजेंसी इंटरनल डिस्टर्बेंस पे भी चाहिए थी, बट संविधान में ऐसा प्रोविज़न था ही नहीं। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बोल दिया कि प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं, 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब एक ही बारी में एक ही साथ वॉर पे भी लगा सकते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस पे भी इमरजेंसी लगा सकते हैं, मतलब एक ही देश में 2 इमरजेंसी। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो अभी मैंने बताया था ये वाला, इसमें एक प्रोविज़न ये इन्होंने डाल दिया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाला था इन्होंने, हाँ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में इन्होंने डाला, सपोज ये है भारत, तो पहले क्या होता था पूरे देश में एक साथ नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती थी, बट 42nd में इन्होंने बोला कि अगर हमारी मर्जी करेगी तो हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में लगाएंगे या सिर्फ और सिर्फ साउथ की साइड में किसी तमिलनाडु केरला वेरला में लगाएंगे, केरला या कर्नाटका वगैरह किसी में लगाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में एक साथ लगाया जाए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में या स्टेट के भी किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये क्लॉज 42nd के तहत डाला गया था। एंड 38 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने एक चीज़ और कर दिया था, उसने एक चीज़ क्या किया था कि दैट नेशनल इमरजेंसी जो ये प्रोक्लेम करते हैं राष्ट्रपति महोदय, दैट इज़ बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू कर दिया उन्होंने, बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशरी उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। बियॉन्ड जुडिशरी उन्होंने कर दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इमरजेंसी को, ताकि स्ट्रक डाउन ना करे, जो भी इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं वो लागू रहें, बट दैट प्रोविजन वाज डिलीटेड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। जो इन्होंने प्रोविजन डाला था दैट इट इज़ बियॉन्ड जुडिशरी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, उन्होंने बोला नहीं जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी कि अगर हम लोग गलती से कोई मालाफाइड बेसिस बोलते हैं या आर्बिट्रेरी ऐसी इमरजेंसी अगर हम लोग घोषित करते हैं तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है इमरजेंसी को, और अगर उनको लगता है कि इमरजेंसी गलत तरीके से यूज़ की गई है तो उसको इमरजेंसी को कैंसिल कर सकते हैं, और मतलब कैंसिल कर सकते हैं और हटा सकते हैं, मतलब जितने भी प्रोविजंस फिर उसके तहत लाए गए होंगे सारे के सारे नल एंड वॉइड माने जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब मोरारजी साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने काफ़ी सुधार किया इमरजेंसी में, जो भी प्रोविजंस मिसयूज़ हो रहे थे उनको उन्होंने ठीक किया। दोस्तों एक चीज़ और कि ऑन वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर इस बेसिस पे इमरजेंसी लगाते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी, और अगर हम लगाते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस पे तो इसको बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी। इन दोनों पे एक्सटर्नल एंड इस पे इंटरनल इमरजेंसी। तो क्या होता है, बट इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने बदल के नाम रख दिया आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन, अभी मैंने आपको बताया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है वो काफ़ी सब्जेक्टिव है नेचर में, यानी कि सारे के सारे लोग इसका अलग अलग मतलब निकालते हैं। अगर आपसे पूछें तो आप अलग बताएंगे, किसी और से मतलब पूछे तो उसको अलग बताएंगे, क्योंकि डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो सकता है। तो आर्म्ड रिबेलियन इन्होंने रख दिया एक तरह से कि जब तक आर्म्ड का यूज़ ना हो या इस टाइप का कुछ देश में लड़ाई, एक तरह से लड़ाई वाला माहौल नहीं बनेगा तब तक हम यूज़ नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी को अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगली चीज़ ये है कि प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्ज़ी से, मतलब जब ये करते हैं कैबिनेट की परमिशन से जो भी इमरजेंसी को घोषित, तो ये कब तक वैलिड रहता है। दोस्तों यहाँ भी पार्लियामेंट का अप्रूवल मस्ट है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज़ मस्ट, पार्लियामेंट्री अप्रूवल,
ताकि अगर इमरजेंसी जो लगाई गई है उसको आगे अगर कंटिन्यू करना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। पहले क्या था कि अगर सपोज़ प्रेसिडेंट साहब ने प्रोक्लेम किया, प्रोक्लेम का मतलब उन्होंने एक साइन करके एक तरह से एक शीट पे ऑर्डर निकाला कि हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये इमरजेंसी सिर्फ 2 महीने के लिए वैलिड रहती थी। 2 महीने के लिए वैलिड रहती थी और 2 महीने के बाद जो भी करंट में गवर्नमेंट होती थी उनको अप्रूवल लेना होता था पार्लियामेंट का, और वो बहुत ज़रूरी था, उसके बिना वो कंटिन्यू नहीं होता था। अगर पार्लियामेंट ने डिसअप्रूव कर दिया उस प्रोक्लेमेशन को तो इमरजेंसी वहीं पे नल एंड वाइड हो जाती है, वहाँ पे वो रद्द कर दी जाती है। बट ये जो 2 महीने का क्लॉज है, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है, 2 महीने भी अगर कोई गवर्नमेंट मिसयूज़ कर लेगी तो ये भी काफ़ी हमारे देश के लिए मतलब जनहित में नहीं है एक तरह से। अगर आप देखें 2 महीने काफ़ी लंबा टाइम है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया उन्होंने ये टाइम घटा के कर दिया 1 मंथ, यानी कि जिस दिन राष्ट्रपति साहब प्रोक्लेम करते हैं उसके 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट को अप्रूवल लेना होता है पार्लियामेंट का। और पहले क्या था कि प्रोक्लेम करने के बाद जब अप्रूवल लेते थे 2 महीने की बाद, तो वो भी एक सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाता था। सिंपल मेजॉरिटी यानी बिल्कुल सबसे आसान मेजॉरिटी, यानी जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग वो लोग अगर एक बार पास कर दें तो वो पास हो जाता था। और इन्होंने क्या किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी कि जो मिसयूज़ थे प्रोविज़न जितने किए थे मैडम ने, वो सारे के सारे इन्होंने थोड़े से स्ट्रिक्ट कर दिए। पहले सिंपल था, अब इन्होंने कर दिया स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या है दोस्तों? स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है कि 2 बार मेजॉरिटी, एक तरह से कि एक तो टोटल मेंबर जितने हैं उनकी सिंपल मेजॉरिटी हमें चाहिए। टोटल मेंबर सपोज पार्लियामेंट में अगर 500 हैं तो 251 की मेजॉरिटी चाहिए। और क्या जिस दिन ये प्रस्ताव रखा जाता है पास करने का पार्लियामेंट में, उस दिन जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनकी 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब क्या हो गया, सपोज 500 की कैपेसिटी है हमारे पार्लियामेंट की, टोटल का मतलब तो हो गया 500, तो इन्होंने 251 पे सिंपल मेजॉरिटी पास हो गया पहला। दूसरा था कि है तो 500 लेकिन उस दिन प्रेजेंट हमारे पास 400 लोग ही हैं, तो जो दूसरी है 2/3 ऑफ 400, तो ऐसा चाहिए था। और इस 400 में से भी 251 हमें चाहिए ही चाहिए। प्रेजेंट जितने मर्जी हों उससे मतलब नहीं, मोर देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप इज़ मस्ट। और इधर प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। तो ये काफ़ी क्लॉज इन्होंने ऐड कर दिए थे ताकि मिसयूज़ ना हो। लाइक आपने देखा होगा कि 2 महीने का टाइम था अप्रूवल के लिए, उसको घटा के 1 महीने कर दिया। फिर सिंपल मेजॉरिटी थी, उसको कम कर उसको एक बढ़ा के स्पेशल मेजॉरिटी कर दी उन्होंने। और उसके बाद इनका एक क्लॉज और था। पहले क्या होता था कि अगर एक बार अप्रूव हो गया, सपोज़ 2 महीने के अंदर, पहले का मैं बता रहा हूँ, 2 महीने के अंदर अगर उन्होंने एक बार अप्रूवल ले लिया बाय सिंपल मेजॉरिटी, उसके बाद वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए रहता था। इनडेफिनिट का मतलब जब तक गवर्नमेंट चाहेगी तब तक रहेगा वो, गवर्नमेंट की मर्ज़ी से ही वो फिर कैंसिल होता था। बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसमें इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले तो कम करके इन्होंने 1 मंथ किया था जो अभी मैंने आपको बताया। दूसरा इन्होंने क्या किया, स्पेशल मेजॉरिटी रख दी। और तीसरा कर दिया इन्होंने कि आप हम मतलब चला तो सकते हो इंडेफिनिट पीरियड के लिए इमरजेंसी, अगर कोई आपदा आ जाती है देश में तो आप कितने दिनों के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट हर 6 महीने में आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। 6 महीने पे आप अप्रूवल लेते जाइए पार्लियामेंट का, और फिर चाहे जितने दिनों तक आपको चलाना हो उतने दिनों तक ये चला सकते हैं इमरजेंसी। तो ये क्लॉज भी हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत डाला गया बाय मोरारजी देसाई गवर्नमेंट, यानी कि जनता पार्टी गवर्नमेंट। तो आप देख सकते हैं कितने सारे प्रोविजंस को चेंज किया, क्योंकि 1975 बहुत ही एक तरह से बेकार तरीके से इस्तेमाल की गई इमरजेंसी, आप कह सकते हैं उसको। टोटल मिसयूज़ किया गया था बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम।
ये जो मैंने आपको बताया टोटल फैक्ट है, बिल्कुल आप गूगल कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा मैनिपुलेशन करके ऐसा नहीं है कि मैं किसी गवर्नमेंट को फेवर कर रहा हूँ। ये सारे के सारे प्रोविजंस जो उनके बाद 78 में गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने इसलिए इनको स्ट्रिक्ट कर दिया ताकि गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट कभी मिसयूज़ ना कर सके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को। और अब हम बात कर लेते हैं, सपोज़ लगा तो दिया इन्होंने इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी भी लग गया, इमरजेंसी लग गया, उसके बाद अप्रूवल भी मिल गया। अब अगर इसको रिवोक करना हो इमरजेंसी को, तो कैसे रिवोक कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो रिवोक करने का क्या स्टाइल है कि प्रेसिडेंट साहब खुद ही वापस से एक प्रोक्लेमेशन जारी कर दें। प्रोक्लेम बाय प्रेसिडेंट, उन्होंने बोल दिया कि भाई हमने इमरजेंसी अपनी वापस ले ली, तो इस तरह से हो जाएगा। दूसरा है कि अगर लोकसभा ने डिसअप्रूव कर दिया ये प्रोक्लेमेशन, जैसे प्रेसिडेंट साहब ने प्रोक्लेम किया कि इमरजेंसी लगाई गई थी जो, और उस प्रोक्लेमेशन को लोकसभा ने डिसअप्रूव कर दिया, डिसअप्रूव बाय लोकसभा, तो भी इमरजेंसी रिवोक, इसका मतलब इमरजेंसी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। और ये जो प्रोविज़न है कि लोकसभा की अगर परमिशन नहीं मिलती, तो ये भी 1978 में ही 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। और जो थर्ड पॉइंट क्या है इसमें रिवोक करने का, दैट 1/10 1/10 ऑफ लोकसभा मेंबर एक नोटिस देते हैं, रिटर्न नोटिस स्पीकर को। स्पीकर होते हैं लोकसभा में, अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो स्पीकर को देते हैं, सेशन नहीं चल रहा होता तो राष्ट्रपति महोदय को नोटिस देते हैं। नोटिस में क्या लिखा होता है कि हमें ये जो इमरजेंसी का प्रोविज़न है इसको रिवोक करना है, कृपया करके 14 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट का सेशन बैठाइए ताकि हम इमरजेंसी को डिसअप्रूव कर सकें और वो रिवोक हो जाए। 14 डेज़ के अंदर अंदर, 14 दिन का टाइम होता है जैसे ही नोटिस देते हैं, 14 दिन के अंदर पार्लियामेंट का सेशन बैठता है। और पार्लियामेंट का मतलब राज्यसभा का यहाँ पे मर्जी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा, ऊपर लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की मर्जी से इसको डिसअप्रूव कर दिया जाता है। रिवोक करने में मतलब राज्यसभा का रोल नहीं है, लोकसभा का रोल है। ये प्रोविज़न भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही डाला गया था। अभी हमने पढ़ा 1/10 लोकसभा मेंबर नोटिस 14 डेज़ के लिए राष्ट्रपति को जाता है। दूसरी चीज़, लोकसभा है जब जैसी सेशन बैठता है लोकसभा बाय सिंपल मेजॉरिटी के साथ प्रोक्लेमेशन को कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि रिवोक कर सकते हैं। आप एक चीज़ नोट करना कि पहले क्या होता था, अगर प्रोक्लेमेशन पास करवाना है पार्लियामेंट से, जो भी इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है और पास करवाना है अगर पार्लियामेंट से, तो वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, स्पेशल वाली चाहिए थी। अगर आपको इमरजेंसी लगानी है तो आपको स्पेशल चाहिए, बट अगर इमरजेंसी हटानी है तो आप सिंपल तरीके से हटा सकते हैं। ये प्रोविज़न 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही डाला गया था। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला है कि आप स्पेशल, दूसरा है कि अगर आपको इमरजेंसी पास करवानी है, पास का मतलब अगर लागू करवानी है, तो वहाँ पे दोनों हाउस की परमिशन चाहिए थी, लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों को स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना होता है उस प्रोक्लेमेशन को, उसके बाद ही इमरजेंसी लगती थी। बट अगर रिवोक करना है तो वहाँ पर राज्यसभा की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, लोकसभा अकेले काफ़ी है बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो यानी कि सिंपल वाली ये, तो पहला पॉइंट है ये सिंपल, एंड सेकंड पॉइंट इज़ लोकसभा के लिए। ये दो पॉइंट हैं जो कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत डाले गए थे। तो दोस्तों आज हमने थोड़ा बेसिक जाना इसके बारे में, इमरजेंसी के बारे में, नेशनल इमरजेंसी के बारे में। अभी हमारी आगे की 2 से 3 क्लास इमरजेंसी के ऊपर ही बेस्ड हैं।
अभी हमने सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल के प्रोविज़न को पढ़ा है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे एग्जीक्यूटिव पे, हमारे जुडिशरी पे, हमारे फंडामेंटल राइट्स पे, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर आर्टिकल 356 करना है हमें, जो कि प्रेसिडेंट रूल होता है। फिर आर्टिकल 360 दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आज आपने काफ़ी कुछ काफ़ी कुछ आपने समझा होगा आज की क्लास में कि इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या क्या होता है। बेसिक हमने आज कर लिया है। आर्टिकल 352 का एक तरह से कंप्लीट हो गया 352, बट उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ओवरऑल इंडिया पे, लाइक लेजिस्लेशन हमारे पार्लियामेंट पे क्या पड़ता है, उसके बाद फिर हमारी स्टेट विधानसभा पे क्या फ़र्क पड़ता है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है इमरजेंसी का। ये सारी की सारी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप बस इसको हल्का जितना आज का पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कल की क्लास में आपको एक बार समझ आ जाए फिर से। और जल्दी जल्दी अगर आप रिवाइज़ करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक आपको याद भी रहेगा। अगर आप आज की क्लास पढ़ के छोड़ देंगे कुछ दिनों तक, वो थोड़ा थोड़ा फिर आप भूलने लगेंगे क्लास को। तो अगर साथ के साथ रिवाइज़ करते रहें किसी भी चीज़ को, तो लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।